नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 28 अक्टूबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और लास्ट में थोड़ा एथिक्स डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे पेगासस से संबंधित। पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया सरकार के द्वारा हमारे देश के कुछ लोगों की स्नूपिंग करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की है इस इशू की जांच करने के लिए। डिस्कस करेंगे इस इशू को। दूसरे नंबर पे आज हिंदू में जो बड़ा आर्टिकल है इंडिया रशिया एनर्जी टाइज से संबंधित, उसे डिस्कस करेंगे। और तीसरे नंबर पे कोस्टल सिक्योरिटी से संबंधित एक इशू हम डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस में जीएस पेपर 3 के सिक्योरिटी में जो कोस्टल सिक्योरिटी है वो टॉपिक आपका एड्रेस हो जाएगा। देखो, वैसे आपने ध्यान नहीं दिया शायद, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने सिलेबस के काफ़ी सारे टॉपिक निपटा दिए। कम्युनलिज्म हमने कवर कर लिया, एनिमल रियरिंग हमने कवर कर लिया। आज जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कोस्टल सिक्योरिटी, कल यूनिफॉर्म सिविल कोड भी हमने डिस्कस कर लिया। तो एडिटोरियल डिस्कशन के साथ धीरे धीरे हम सिलेबस जो है पूरा हमारा मेंस का वो कवर करते जाएंगे। कोशिश हमारी यही होगी करंट से रिलेट करके। ये कोट है आज का, The test of progress is not whether we add more to the abundance of those who have much, it is whether we provide enough for those who have little। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट का ये कोट है। इन्होंने देखो ये कहा था, प्रोग्रेस का टेस्ट ये नहीं है कि जिनके पास ऑलरेडी है उनको और बहुत ज़्यादा कुछ प्रोवाइड करना। प्रोग्रेस का टेस्ट ये है जिनके पास बहुत थोड़ा है उनको इनफ प्रोवाइड करना ताकि वो सर्वाइव कर सकें। तो ये कोट गरीबी से संबंधित आप यूज़ कर सकते हो। इनइक्वालिटी से संबंधित जब कोई इशू आए तब भी आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सरकार के ऊपर जो आरोप लगे थे कि सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर की सहायता से हमारे देश में कुछ अपोजिशन के लीडर्स, जर्नलिस्ट, एडवोकेट्स, इवन जजेस की जासूसी की, इस इशू से संबंधित है। अभी फिलहाल ये हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की है इन आरोपों की जांच करने के लिए। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पहले देखो, हम ब्रीफ में इस पूरे इशू का बैकग्राउंड समझ लेते हैं ताकि ये पूरा इशू जो है सभी एस्पेक्ट्स के साथ आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आए। देखो, 2019 में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि इजराइल की एक कंपनी एनएसओ ग्रुप, इस कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है पेगासस। पेगासस देखो, ये एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर मतलब सिंपल भाषा में जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर। वैसे तो देखो मार्केट में बहुत सारे स्पाईवेयर मौजूद हैं जो आपका फ़ोन हैक कर सकते हैं, आपके फ़ोन के थ्रू आपकी जासूसी कर सकते हैं। लेकिन पेगासस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है काफ़ी सारे रीजंस के कारण। एक तो काफ़ी आसानी से ये जो पेगासस स्पाईवेयर है ये दूसरों के फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है। जैसे इवन मिस कॉल के थ्रू जिसका फ़ोन हैक करना है उसको एक मिस कॉल की जाती है और फ़ोन जो है वो हैक हो जाता है। मतलब टारगेट पर्सन के फ़ोन में ये स्पाईवेयर जो है वो अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। और एक बार स्पाईवेयर इंस्टॉल हो गया तो इवन मिस कॉल संबंधित जो डिकोड है वो भी डिलीट कर दिया जाता है कि यूज़र को बिल्कुल पता ही ना लगे कि कोई मिस कॉल आई थी और उस मिस कॉल के थ्रू फ़ोन जो है वो हैक हो चुका है, स्पाईवेयर इंस्टॉल हो चुका है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस पेगासस स्पाईवेयर को बाकी स्पाईवेयर्स के मुकाबले में ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाती हैं। इस स्पाईवेयर की सहायता से ना सिर्फ फ़ोन की सारी डिटेल्स प्राप्त की जा सकती हैं, बल्कि जिसके पास ये फ़ोन है उस फ़ोन में कैमरा होता है तो कैमरे में सामने क्या दिख रहा है वो भी एक्सेस किया जा सकता है। फ़ोन में माइक्रोफोन होता है तो जहाँ पे फ़ोन रखा है उसके आसपास क्या बातचीत हो रही है वो भी सुना जा सकता है। तो काफ़ी इफ़ेक्टिव ये सॉफ्टवेयर है। कुल मिला के इफ़ेक्टिव है, इसलिए काफ़ी महंगा भी है, बहुत एक्सपेंसिव है। मिलियन ऑफ डॉलर्स की कीमत चुकानी पड़ती है उस एजेंसी को जो इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहता है। और वैसे देखो, एनएसओ ग्रुप जो इजराइल की कंपनी है वो ये बोलती है कि हम ये सॉफ्टवेयर देते हैं सिर्फ और सिर्फ विभिन्न देशों की गवर्नमेंट्स को या फिर विभिन्न देशों की गवर्नमेंट्स की एजेंसीज को, ताकि विभिन्न गवर्नमेंट्स क्राइम और टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ सकें। अगर हम ये सॉफ्टवेयर किसी सरकार को देते हैं तो हमें नहीं पता सरकार उस सॉफ्टवेयर का किसके अगेंस्ट इस्तेमाल करती है, और ना ही हमारे पास टारगेट यूजर्स का डेटा होता है। मतलब जिनका फ़ोन हैक किया गया है उनका टारगेट, उनका डेटा हमारे पास नहीं होता है।
तो ये बोलना है इजराइल की एनएसओ कंपनी का। देखो 2019 में रिपोर्ट ये आई थी कि भारत सरकार ने भी इस सॉफ्टवेयर की सहायता से कुछ जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का जो फोन है वो हैक किया, मतलब उन पर जासूसी की। ये 2019 की बात है। अब क्या हुआ है, अब फिर से क्यों ये जो सॉफ्टवेयर है वो सुर्खियों में आया है? देखो पेरिस बेस्ड एक मीडिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है फॉरबिडन स्टोरीज। फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि एक इंटरनेशनल एनजीओ है, दोनों को ना एक डेटाबेस हाथ लगा जो लीक था, लीक डेटाबेस हाथ लगा जिसमें डिटेल्स थी उन लोगों की जिनका फोन हैक किया गया था इस स्पाईवेयर की सहायता से। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस ने वाशिंगटन पोस्ट, गार्डियन जो यूके की न्यूज़ एजेंसी है, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे कांटेक्ट किया और इनको बोला कि देखो हमारे पास डेटा है उन लोगों का जिनका फ़ोन हैक किया गया था इस सॉफ्टवेयर की सहायता से, तो क्यों ना हम मिलके रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं आपके न्यूज़पेपर्स में और पूरी दुनिया को बताते हैं। तो ये सारे मिलके ना एक प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया, प्रोजेक्ट पेगासस, जिसमें ये बता रहे हैं कि कौन कौन से देश क्लाइंट थे इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए, मतलब कौन कौन से देशों की सरकारों ने इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया कुछ यूजर्स पर सर्विलेंस रखने के लिए और कौन कौन से यूजर्स पर सर्विलेंस रखी गई। सारी डिटेल्स अब ये प्रोजेक्ट पेगासस के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशंस दे रही हैं। हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इंडिया का भी नाम है उन देशों की लिस्ट में जिन्होंने इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। और यूजर्स की लिस्ट को अगर आप एक्सेस करोगे तो राहुल गांधी, प्रशांत किशोर, कुछ यूनियन मिनिस्टर्स और कई सारे न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स के पत्रकार, मतलब बहुत सारे इंडियन यूजर्स हैं जिनको टारगेट किया गया। अब देखो यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सरकार कहती है हमें कोई जानकारी नहीं है इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने की, मतलब डायरेक्टली उन्होंने माना नहीं है और ना ही डायरेक्टली उन्होंने इनकार किया है। सरकार ये भी कहती है पार्लियामेंट के सेशन से ठीक पहले इस कंट्रोवर्सी का जनरेट होना कहीं ना कहीं साजिश को बताता है। सरकार ये भी कहती है, इवन एनएसओ ग्रुप का ये कहना है कि कुछ तो ऐसे देशों के नाम है क्लाइंट की लिस्ट में जिनको हमने सॉफ्टवेयर दिया ही नहीं। मतलब ये जो प्रोजेक्ट पेगासस है इन इंटरनेशनल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस का, इसमें काफ़ी सारी गलत डेटा है क्योंकि एनएसओ ग्रुप कह रहा है कि नहीं डेटा सच नहीं है सारा। कुछ देश तो ऐसे हैं जिन्होंने हमारे इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी नाम है इस लिस्ट में। सरकार का एक तर्क ये भी है कि हमारे देश में देखो जो भी सर्विलियंस होती है ना वो प्रॉपर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग होती है। जो विभिन्न एक्ट्स हैं सर्विलियंस संबंधित, जैसे इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, आईटी एक्ट 2000 का सेक्शन 69, इन एक्ट्स में सर्विलियंस का प्रोविजन है और उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी पर नज़र रखी जाती है, किसी का फ़ोन टैप किया जाता है। जैसे इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में फ़ोन टैप करने का प्रोविज़न है और आईटी एक्ट सेक्शन 69A इसमें दूसरा किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन पर सर्विलेंस का प्रोविज़न है। तो राइटर कहते हैं देखो सबसे पहली बात, ये जो एक्ट्स हैं ना ये काफ़ी वीक हैं, इनका सरकार मिसयूज़ करती है। और दूसरा, नज़र रखना एक बात है, फ़ोन हैक करना दूसरी बात है। अगर सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है वो तो फ़ोन हैक करने के समान है, और फ़ोन हैक करना ये तो आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग ये क्रिमिनल ऑफेंस है। समझ गए? इसके बाद राइटर्स तर्क देते हैं, देखो इस प्रकार से अगर कोई सर्विलेंस होता है तो ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। पुट्टास्वामी केस की जजमेंट के बाद राइट टू प्राइवेसी जो है वो अब एक फंडामेंटल राइट है, तो इसका वायलेशन है अगर इस प्रकार से सर्विलेंस होता है। दूसरा, अगर देखो पत्रकारों को, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को या फिर एमिनेंट पर्सन्स को ये लगता है कि सरकार हमारी चैटिंग पढ़ रही है, हमारे मैसेज पढ़ सकते हैं, तो उनको डर लगेगा, वो बेखौफ होके बिना डरे मैसेज नहीं लिख सकेंगे। तो ये अपने आप में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है। नेक्स्ट आर्गुमेंट इस प्रकार के सर्विलेंस के अगेंस्ट, देखो जिनको सर्विलेंस पे रखा जाता है वो पूरी सीक्रेसी के साथ रखा जाता है, उनको पता ही नहीं लगता कि हाँ हमारा सर्विलेंस हुआ है, हमारी जासूसी हुई है। तो जब तक किसी पर्सन को पता ही नहीं होगा कि हमारी सर्विलेंस हुई है, वो क्या तो कोर्ट के पास जाएगा। जिनको पता होता है वही तो कोर्ट के पास जा सकता है ना।
और दूसरा, ये जो लिस्ट लीक हुई है ना, इंडिया में कौन कौन से यूजर्स थे जिनका फोन हैक किया गया इस स्पाईवेयर की सहायता से, उस लिस्ट में एक सिटिंग जज का नाम भी है। तो राइटर कहते हैं ये तो देखो सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट हो गया। इस प्रकार से एग्जीक्यूटिव यानी सरकार अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रही है और सिटिंग जजेस के भी फ़ोन हैक करवाए जा रहे हैं, कल को उनको ब्लैकमेल किया जा सकता है। तो ये तो जुडिशरी को अंडरमाइन करने वाली बात है। ये पूरा तो सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट है और हमारे डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने वाली चीज़ है। और वैसे देखो बात ये भी है ना, चूंकि ये सारा सर्विलेंस इस प्रकार से अगर सरकार सीक्रेसी में करवाती है तो जुडिशरी के पास जो रिव्यू की पावर्स हैं, जुडिशियल रिव्यू की जो पावर्स हैं, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के अंतर्गत जुडिशियल रिव्यू की पावर्स हैं, वो वायलेट हो जाती हैं क्योंकि सब कुछ सीक्रेसी में होता है। टारगेटेड यूजर को पता ही नहीं लगता कि मेरा फ़ोन जो है वो हैक हो चुका है, यानी मेरे पे सर्विलेंस की गई थी। नेक्स्ट, 2017 की केएस पुट्टास्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो टेस्ट दिए थे कि हाँ 3 टेस्ट को पास करना जरूरी है अगर किसी की प्राइवेसी को वायलेट करना है। ये टेस्ट इस प्रकार से हैं, जैसे देखो कोई अल्टरनेटिव अगर अवेलेबल हो कि जिससे प्राइवेसी वायलेट ना हो तो पहले उस अल्टरनेटिव को खोजो। दूसरा, प्राइवेसी उतनी वायलेट होनी चाहिए जितनी आवश्यकता है, मतलब प्रोपोर्शन में। इस प्रकार के 3 टेस्ट हैं। तो सरकार के द्वारा इस प्रकार से सीक्रेसी में सर्विलेंस करवाना पुट्टास्वामी जजमेंट के भी अगेंस्ट है। अब लास्ट में बात आती है वे फॉरवर्ड की। राइटर कहते हैं देखो ये जो पूरा प्रकरण है ना पेगासस वाला, इसकी जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि सरकार अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करवाती है तो वो निष्पक्ष नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार पर आरोप लग रहे हैं इस पूरे प्रकरण में। दूसरा, आम तौर पर भी हमारे देश में अगर सर्विलेंस किसी की होती है, मतलब सीधा सीधा फ़ोन भी अगर टैप किए जाते हैं, तो उसको सेफ गार्ड करने के लिए भी प्रोविजंस होने चाहिए। उनको सेफ गार्ड करने के लिए भी प्रोविजंस अभी काफ़ी ज़्यादा वीक हैं। यहाँ पे देखो 2 पॉइंट्स हैं जो नोट करने लायक है लास्ट में। एक तो अगर किसी की सर्विलेंस हो तो सरकार खुद से ना डिसाइड करे, जुडिशरी का रोल होना चाहिए डिसाइड करने में कि हाँ भाई इस पर्सन की सर्विलेंस जरूरी है, तो जुडिशरी इजाजत दे तभी किसी पर्सन की सर्विलेंस हो। जुडिशरी नहीं तो पार्लियामेंट की कोई कमेटी, पार्लियामेंट ओवरसाइट होना चाहिए कि किन किन लोगों की सर्विलेंस हुई है इस चीज पर। दूसरा, देखो अभी तो ये जो स्पाईवेयर है पेगासस, ये काफी महंगा है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ज्यादा एडवांस्ड होगी, इस प्रकार के और भी सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर मार्केट में आ जाएंगे। तो अभी पेगासस का जो इस्तेमाल हुआ वो तो देखो टारगेटेड रूप से हुआ, कुछ जर्नलिस्ट पे, कुछ पॉलिटिशियंस पे हुआ, लेकिन आगे आगे टेक्नोलॉजी ऐसी आएगी कि रैंडम रूप से किसी का भी सर्विलेंस हो सकेगा, मतलब मास सर्विलेंस फ्यूचर में हो सकता है। इसके लिए हमारे देश में प्रॉपर कानून होने चाहिए। डेटा प्रोटेक्शन बिल सरकार लाने की तो सोच रही है, लेकिन जो ड्राफ्ट पहले आया था उसमें प्रोविजंस इनफ नहीं थे इस प्रकार के सर्विलेंस को रोकने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए किसी की प्राइवेसी का वायलेशन ना हो। तो इस प्रकार से ये हमने पेगासस संबंधित पूरे इश्यू को अच्छे से रिवाइज कर लिया। अब बात करते हैं नया क्या हुआ है। देखो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। काफी सारे लोगों ने पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे इश्यू की जांच करवाए कि सरकार ने लोगों की राइट टू प्राइवेसी को वायलेट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि आप एफिडेविट जाहिर कीजिए, क्या आपने पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया या फिर नहीं किया। सरकार ने अपने एफिडेविट में सिर्फ एक बात बोली कि इंडिया में किसी की भी प्राइवेसी का हनन होना पॉसिबल नहीं है। यही बात मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के पटल पर भी बोली थी। लेकिन देखो सरकार इस बात को क्लियर नहीं कर सकी, क्या सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया या फिर नहीं किया, अगर किया तो किन किन लोगों पर किया। ये बातें सरकार ने क्लियर नहीं की। सरकार ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। देखो ऐसा देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट का ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी खराब रहा है सिविल लिबर्टीज के मामले में। जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है ना, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर ज्यादा कुछ करती नहीं है। जैसे कश्मीर में इंटरनेट को बंद करने वाली बात हो, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा देखो हर बार आप नेशनल सिक्योरिटी का कार्ड नहीं खेल सकते, मतलब नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर लोगे। तो
अगर आपने पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है तो आप एफिडेविट में बताइए और यह भी बताइए कि आपने पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल क्यों किया है, क्योंकि अभी तक आपने हमें कुछ नहीं बताया है। मजबूरी में हमें एक कमेटी गठित करनी पड़ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब एक कमेटी गठित की है इस पूरे इशू की जांच करने के लिए, और इस कमेटी में काफ़ी सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये एक न्यूट्रल कमेटी है जो पूरी तरह से जांच करेगी इस इशू की, क्या लोगों की राइट टू जो प्राइवेसी है उसका हनन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और देखो, अगर राइट टू प्राइवेसी जो कि अब एक फंडामेंटल राइट है, 2017 की पुट्टास्वामी केस की जजमेंट के बाद, और इस पर यूपीएससी ने इस बार प्री में क्वेश्चन भी पूछा था, तो अगर राइट टू प्राइवेसी का हनन हुआ है तो क्या ये 3 पैरामीटर्स पर हुआ है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे पुट्टास्वामी केस की जजमेंट में, कि क्या लोगों की जो प्राइवेसी का हनन हुआ है वो वैलिड लॉ के अंतर्गत हुआ है, लेजिटिमेट पर्पज के साथ हुआ है, और जितनी आवश्यकता थी उतना ही प्राइवेसी का हनन यानी वायलेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इन 3 पैरामीटर्स के बीच क्या बैलेंस एस्टैब्लिश किया गया है या फिर नहीं किया गया है। और देखो, ज्यादा संभावना यही है कि अगर सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया भी है ना, तो प्रॉपर लॉ के अंतर्गत नहीं किया है, जो कि गलत है। सरकार सिर्फ एक बात बोल रही है कि मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है पार्लियामेंट में कि किसी की प्राइवेसी का हनन नहीं हुआ है, ये इंडिया में पॉसिबल नहीं है। अब राइटर कहते हैं, देखो, पार्लियामेंट में मिनिस्टर के द्वारा जो भी स्टेटमेंट दी जाती है ना, उसके खिलाफ मतलब गलत भी स्टेटमेंट दे दी जाए तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होती है मेंबर्स के पास में। अगर गलत भी बोला है मिनिस्टर ने तो भी सुप्रीम कोर्ट मेंबर्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपको पता है, आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास प्रिविलेजेस होती हैं। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है, देखो, कोई भी डेमोक्रेसी चलती है ना, वो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट चलती है। ऐसा नहीं कि सरकार जब मर्जी चाहे किसी की स्नूपिंग करवा ले, जासूसी करवा ले बिना किसी लॉ के। अगर सरकार जासूसी करवाती भी है तो सॉलिड ग्राउंड्स होने चाहिए, प्रॉपर लॉ के अंतर्गत होनी चाहिए, और जितनी जासूसी करवाए वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। वही 3 पैरामीटर्स हैं। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी गठित की है ना, उसकी जांच जल्द से जल्द होनी चाहिए, और जो भी जांच में सामने आता है वो जनता के सामने रखा जाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है, कमेटी तो गठित हो जाती है लेकिन गठित होने के बाद में वो कमेटी जो है उसकी रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एनर्जी के डोमेन में इंडिया और रशिया के रिलेशंस से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आज के समय में इंडिया जो है बाकी देशों की तरह पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के अनुसार अपने एमिशंस को कम करना चाहता है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया को एनर्जी भी चाहिए। आपको याद होगा हमने आर्टिकल भी डिस्कस किया था एनर्जी सिक्योरिटी से संबंधित। तो राइटर ये कहना चाहते हैं, इंडिया को आज के समय में एनर्जी सिक्योरिटी की आवश्यकता है और रशिया एक इंपॉर्टेंट पार्टनर इंडिया का हो सकता है इंडिया को एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। सितंबर में 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा था, इंडिया और रशिया की जो एनर्जी पार्टनरशिप है वो ग्लोबल एनर्जी मार्केट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकती है। देखो, इंडिया वेस्ट एशिया के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं होना चाहता अपने एनर्जी के लिए, तो रशिया इस मामले में इंडिया का बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। अब इसके बाद राइटर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे दोनों देशों के बीच ऑयल एंड गैस सेक्टर में अभी फिलहाल कोऑपरेशन जो है, इन्वेस्टमेंट जो है $32 बिलियन की है, जो इससे भी ज़्यादा बढ़ सकती है। हमारे जो मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैं हरदीप पुरी, इन्होंने रशिया को रेफर करते हुए कहा था कि रशिया इंडिया के एनर्जी सेक्टर में लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। अभी देखो, इंडिया जो है वो एशिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, चाइना और जापान के बाद। इंडिया की इकोनॉमी कोविड-19 के बाद तेजी से ग्रो हो रही है। जून के क्वार्टर में इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रही वो 20% रही। पूरे साल की, करंट फाइनेंशियल ईयर की पूरे साल की आप इकोनॉमिक ग्रोथ रेट निकालोगे तो ये 9% के आसपास रहने की संभावना है, और चाइना की 8.5%। तो कोविड-19 के बाद इंडिया की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो रही है। इंडिया को आज के समय में एनर्जी की आवश्यकता है, लेकिन कोल बेस्ड एनर्जी इंडिया नहीं चाहता। इंडिया चाहता है कि ग्रीन एनर्जी इंडिया के पास उपलब्ध हो। कैसे रशिया और इंडिया
विभिन्न सेक्टर्स में खास करके एनर्जी डोमेन में कोऑपरेट कर रहे हैं। राइटर एग्जांपल देते हुए कहते हैं, देखो जॉइंट वेंचर इस्टेब्लिश हुआ है इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच और रशिया की सिबूर कंपनी के बीच। इस जॉइंट वेंचर के अंतर्गत गुजरात के जामनगर में एक रबर प्रोडक्शन फैसिलिटी इस्टेब्लिश की गई है। ये साउथ एशिया की फर्स्ट बुटाइल एंड हेलोजनेटेड बुटाइल रबर प्रोडक्शन फैसिलिटी है। देखो बुटाइल और हेलोजनेटेड बुटाइल दोनों रबड़ ही होती हैं। हेलोजनेटेड बुटाइल थोड़ा प्रीमियम रबड़ है, आप कह सकते हो, जो टायर वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो ये जो रबर प्रोडक्शन फैसिलिटी इस्टेब्लिश की है दोनों ने मिलकर, रशिया की सिबूर कंपनी ने और रिलायंस कंपनी ने, ये ऑपरेशनल है 2019 से ही और पहले ईयर से ही फुल प्रोडक्शन के साथ ये फैसिलिटी चल रही है। और ये जो रबर प्रोडक्शन फैसिलिटी है ये ना सिर्फ इंडिया की रबड़ संबंधित जरूरतों को पूरा कर रही हैं बल्कि दूसरे देशों में भी रबड़ को एक्सपोर्ट किया जा रहा है इस रबड़ प्रोडक्शन फैसिलिटी से। जैसे देखो एग्जांपल दिया जाता है, ये जॉइंट वेंचर 120 किलोटन पर एनम बुटाइल रबर प्रोड्यूस करेगा, जिसमें से 60 किलोटन पर एनम जो होगा उसे हेलोजनेटेड बुटाइल रबर में कन्वर्ट किया जाएगा। मतलब जो कि प्रीमियर क्वालिटी का रबड़ होता है, जैसे हमने डिस्कस किया। तो ये जो हेलोजनेटेड बुटाइल रबड़ है ये इंडिया के टायर मैन्युफैक्चरर जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे टायर्स प्रोड्यूस करने के लिए। देखो इंडिया की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ना वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो इंडिया में जो ये हेलोजनेटेड बुटाइल रबड़ है ये ज़्यादा चाहिए। तो अब ये जॉइंट वेंचर प्रोड्यूस करेगा इंडिया में ही, इंडिया को फायदा होगा। एक तो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, वो सब ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं। दूसरा सस्ता भी पड़ेगा, इंडिया के जो ऑटोमोबाइल मेकर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, उनको बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, तो उनको सस्ता पड़ेगा, वो बेहतर प्रोडक्ट्स हमारे देश के ग्राहकों को दे पाएंगे। इसके बाद राइटर के द्वारा ये कहा जाता है, वैसे भी देखो चूंकि इंडिया का जो फोकस है वो ग्रीन एनर्जी पे ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी भरमार आने वाली है इंडिया में आने वाले समय में। तो व्हीकल्स और ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तब भी ये रबड़ जो है वो इंडिया के बहुत काम आएगा। बाकी जो बचेगा वो एशिया, यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील, दूसरे देशों को अभी भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ये मात्रा जो है वो इंक्रीज भी की जा सकती है। इसके अलावा देखो रशिया की कंपनी है गैज़प्रोम और इंडिया की ओएनजीसी विदेश लिमिटेड एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इन्होंने मिलकर अलग अलग, मतलब इंडिया की दो कंपनी है ना, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड और दूसरी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, दोनों ने अलग अलग रशिया की गैज़प्रोम कंपनी के साथ एमओयू साइन किया है ऑयल एक्सप्लोरेशन से संबंधित। ये भी अच्छी बात है। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, अभी देखो इंडिया का जो टारगेट है ना कि दिसंबर 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। अगर ये टारगेट अचीव करना है तो अभी एडिशनल $80 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी। रशिया इसमें मदद कर सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी भी देखो साफ एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने में रशिया इंडिया की मदद कर सकता है। अभी रशिया ने इंडिया की मदद की है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के 2 यूनिट इस्टेब्लिश करने में, यूनिट 1 और यूनिट 2। यूनिट 3 जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगले 20 सालों में 12 और न्यूक्लियर रिएक्टर रशिया इंडिया में इस्टेब्लिश कर सकता है। 2031 आते आते इंडिया में 22,480 मेगावाट न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो भी देखो क्लीन एनर्जी है। अगर ये 2031 के टारगेट को इंडिया अचीव कर लेता है तो फिर इंडिया पेरिस क्लाइमेट चेंज के अपने एग्रीमेंट को अचीव करने की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं, रोजनेफ्ट जो रशिया की कंपनी है, इन्होंने $12.9 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं इंडिया की एक बड़ी ऑयल कंपनी एसआर ऑयल में, और नाम हो गया है अब कंपनी का बदल के नयारा एनर्जी। तो हाल फिलहाल में ये मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में से एक है। इसके बाद लास्ट में बोला जाता है कि इंडिया का एक और टारगेट है कि 2030 आने से पहले 450 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो प्रोड्यूस करनी है देश में। अब देखो इसके लिए $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में चाहिए, विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने में, सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करने में, ग्रिड एक्सपेंशन में, स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप करने में। तो इस मामले में भी रशिया जो है वो इंडिया की मदद कर सकता है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को इन्हेंस करने में। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया रशिया रिलेशनशिप से संबंधित। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो हमारी कोस्ट लाइन जो है वो 7500 किलोमीटर की है। कोस्ट लाइन काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, कहीं कहीं पर आइलैंड्स हैं, कहीं कहीं पर क्रीक्स हैं, कहीं कहीं पर लैगून्स हैं,
काफ़ी डाइवर्स हमारी कोस्ट लाइन है और हमारे आसपास जो हैं ऐसे देश हैं जो पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हैं, जैसे मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो इसलिए चैलेंजेस जो हैं कोस्टल सिक्योरिटी में और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 2008 में जब मुंबई में अटैक हुआ तो हमारी कोस्टल सिक्योरिटी में जो कमियां थीं वो उजागर हुई। उस समय हमें पता लगा किस प्रकार से विभिन्न एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्राइसिस आ जाते हैं, तो रिपोर्टेज का जो प्रोटोकॉल है वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक है। हमें ये सब चीज़ें पता लगी जब 2008 में मुंबई में अटैक हुआ था। चैलेंजेस देखो काफ़ी हैं, जैसे कोस्टल रूट से स्मगलिंग होती है आर्म्स और एक्सप्लोसिव्स की, हमारे देश में काफ़ी दूसरी चीज़ों की भी स्मगलिंग होती है, जैसे फेक करेंसी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पायरेसी होने का खतरा रहता है। इसके अलावा कोस्ट पे देखो कोई फिजिकल बैरियर नहीं है एज सच, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच फेंसिंग है, उस प्रकार का कोई फिजिकल बैरियर हमारे कोस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है। और कोस्टल इलाकों में काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल और डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं, इस वजह से वल्नरेबिलिटी जो है कोस्टल इलाकों की वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। देखो जब 26/11 हुआ उसके बाद हमने कोस्टल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स लिए, जैसे एक नेशनल कमेटी फॉर स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम एंड कोस्टल सिक्योरिटी को गठित किया गया अपेक्स लेवल पे, यानी नेशनल लेवल पे। ये कमेटी मैरीटाइम और कोस्टल सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दों पर कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करती है विभिन्न एजेंसीज के बीच। अभी देखो हमारे देश में कोस्टल एरियाज में सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए 3 लेयर की प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। सबसे पहले है मैरीटाइम पुलिस। मान लीजिए ये देश का कोस्टल इलाका है, 12 नॉटिकल माइल्स तक सर्विलेंस की जाती है मैरीटाइम पुलिस के द्वारा। 12 से लेके 200 नॉटिकल माइल्स के बीच सर्विलेंस की जाती है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, इंडियन कोस्ट गार्ड। और 200 नॉटिकल माइल्स के बाद सर्विलेंस की जाती है इंडियन नेवी के द्वारा। तो ये 3 लेयर की प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है सरकार के द्वारा कोस्टल एरियाज में सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए 26/11 के बाद। इसके अलावा देखो कोस्टल सर्विलेंस नेटवर्क इस्टेब्लिश किया गया है, मतलब पूरे कोस्ट पर सेंसर लगाए गए हैं आने जाने वाले शिप्स को ट्रैक करने के लिए। इसके अलावा ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ये क्या करता है, ये देखो शिप्स को आइडेंटिफाई करता है, कोई मिलिट्री शिप है या फिर कमर्शियल शिप है, आइडेंटिफाई किया जाता है ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के द्वारा। लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग, डे नाइट कैमराज, कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी इस्टेब्लिश किए गए हैं कोस्टल एरियाज में। इसके अलावा वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, रडार्स। इसके अलावा देखो गुरुग्राम में एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है ताकि शिपिंग से संबंधित डेटा को आसानी से कलेक्ट किया जा सके, इकट्ठा किया जा सके और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर भी किया जा सके। इसी सेंटर में एक इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है इंडियन ओशन रीजन में आने वाले कंट्रीज के साथ कॉमर्शियल शिपिंग से संबंधित डेटा को आपस में शेयर करने के लिए। ये जो सेंटर है 24/7 काम करता है, 7 दिन 24 घंटे। नेक्स्ट, मैरीटाइम जोन में एक्टिविटीज़ को और बेहतर ढंग से रेगुलेट किया जा रहा है, जैसे मछुआरों को और जो सी फेयरिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको और कोस्टल विलेजेस के लोगों को मल्टीपर्पज़ ID कार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके और कोई इनफिल्ट्रेटर हमारे देश में ना आ सके। यूनिफॉर्म लाइसेंसिंग का सिस्टम इस्टेब्लिश कर दिया गया है फिशिंग बोट्स के लिए। फिशिंग बोट्स के लिए कंपलसरी कर दिया गया है GPS होना ज़रूरी है, ट्रांसपोंडर होना ज़रूरी है ताकि उनकी ट्रैकिंग हो सके। पोर्ट्स को गार्ड करने की ड्यूटी दी गई है CISF वालों को। और देखो नेवल बेसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए नेवी के द्वारा एक स्पेशल फोर्स गठित की गई है जिसका नाम है सागर प्रहरी बल। सागर प्रहरी बल जो है ये नेवल बेसिस को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा ऑपरेशन सागर कवच भी चलाया गया था 26/11 के बाद ताकि वेरियस जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जैसे इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, लोकल पुलिस, इन सब के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जा सके। बट देखो अभी भी कोस्टल सिक्योरिटी में काफ़ी सारे जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना बाकी है। सबसे पहला है शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। जो मेरीन पुलिस स्टेशन है
वो देखो इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैन पावर की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज रहती है मरीन पुलिस स्टेशंस में। उनके पास जितनी इंटरसेप्टर बोट्स होनी चाहिए उतनी इंटरसेप्टर बोट्स भी नहीं हैं। नेक्स्ट, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग फॉर मरीन पुलिस। मरीन पुलिस के पर्सनल को इफेक्टिव ट्रेनिंग नहीं दी जाती। अभी वो ऐसे ट्रेन नहीं हैं कि वो टेररिज्म का सामना कर सकें। तो टेररिज्म का सामना करने के लिए उनको आवश्यक ट्रेनिंग देना जरूरी है। नेक्स्ट, लैक ऑफ कोऑपरेटिव मैकेनिज्म। देखो हालांकि ऑपरेशन कवच चलाया गया था, ये जो हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया, सागर कवच ऑपरेशन चलाया गया था विभिन्न एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन आज भी कोऑर्डिनेशन जो है वो मेजर प्रॉब्लम है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग अच्छे से नहीं होती वेरियस एजेंसीज के बीच। और देखो एक स्टैंडर्ड भी डिफाइन नहीं है कि कौन सा प्रोसीजर कब फॉलो होगा। हैजार्ड वे में स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होना चाहिए किसी भी एरिया में विभिन्न एजेंसीज के अच्छे से काम करने के लिए, वैसा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है। काफ़ी बार कन्फ्लिक्ट भी पैदा हो जाता है इन एजेंसीज के बीच आपस में। और देखो एक समस्या ये भी है, बहुत बार कोस्ट गार्ड या फिर इंडियन नेवी के जो पर्सनल होते हैं वो दूसरे राज्य से होते हैं, तो उनको लोकल लैंग्वेज नहीं आती। अगर मरीन पुलिस को या फिर स्टेट कोस्टल पुलिस को ज़्यादा पावर दी जाए जो उसी स्टेट से संबंध रखते हैं, तो वो और ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं क्योंकि उनका कोऑर्डिनेशन मछुआरों के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। उनके पास लोकल इंटेलिजेंस भी हो सकती है। उनका कोस्टल एरियाज में नेटवर्क होता है क्योंकि वो उसी लैंग्वेज से भली भांति से परिचित होते हैं। तो ये चीज़ें भी सरकार को ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट, इनएडिक्वेट पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग खास करके रात के समय में काफ़ी ज़्यादा कम होती है, जिसका फ़ायदा उठाया जाता है इनफिल्ट्रेटर्स के द्वारा फिल्ट्रेट करने के लिए हमारी सीमा में। वे फॉरवर्ड की बात करें, जैसा हमने डिस्कस किया, कोस्टल पुलिस की स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा, कोस्टल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की आवश्यकता है, यानी कॉम्प्रिहेंसिव कानून बनाने की आवश्यकता है। कोस्ट गार्ड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए और कोस्ट गार्ड एक्ट में जो भी एम्बिग्यूटीज़ हैं उनको रिमूव किया जाए। एक क्लियर कमांड चेन एंड डिफाइंड स्टैंडर्ड होना चाहिए कि कैसे कौन सा काम कौन सी एजेंसी करेगी, किस एजेंसी के ज्यूरिडिक्शन में कौन सा काम आता है या फिर नहीं आता है, और कमांड एंड चेन क्या होगा। कई बार देखो जैसे मैंने आपको बताया कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। कोस्ट गार्ड का कोई ऑफिसर कहता है इंडियन नेवी के किसी पर्सनल को मैं आपसे सीनियर हूं या फिर जूनियर हूं। इस प्रकार से कन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होना चाहिए सिक्योरिटी एजेंसीज में आपस में। तो एक क्लियर कमांड एंड चेन इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है कि कौन सी एजेंसी का जो ऑफिसर है हायरार्की में कहाँ पर आता है। नेक्स्ट आर्टिकल, नेशनल कॉमर्शियल मैरीटाइम सिक्योरिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी सरकार लेकर आए ताकि पता लगना चाहिए हमारा स्ट्रेटेजिक विजन जो है कॉमर्शियल मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर क्या है, वैल्यूज़ हैं क्या। देखो बिल्कुल आसान शब्दों में बात करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जब देखो कोई इंडिविजुअल राम सिंह ये बोलता है कि ऑनेस्टी, लॉयल्टी, कंसिस्टेंसी ये मेरी वैल्यूज़ हैं, तो इसका सिंपल मतलब ये है राम सिंह इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हुआ ना, वैल्यूज़ आर प्रेफरेंसेस। वैल्यू मतलब एक ऐसी चीज़ जिसको आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। और जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ आपकी प्रेफरेंस है, उसके साथ आप आसानी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखो ऑनेस्टी आपकी वैल्यू है, तो फिर लाइफ में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको कोई गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए बोलता है या फिर गलत तरीके से मार्क्स गेन करने के लिए बोलता है, तो आप नहीं करोगे क्योंकि आपके लिए ऑनेस्टी एक वैल्यू है। ऑनेस्टी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई ऐसा एक्शन नहीं लोगे जो कि आपकी वैल्यू के अगेंस्ट हो, यानी आपकी प्रेफरेंस के अगेंस्ट हो, यानी आप जिस चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हो उसके अगेंस्ट हो। तो ये आपने आसान शब्दों में समझ लिया कि वैल्यूज़ हैं क्या। अब देखो पेपर में आपको लिखना हो तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो। वैल्यूज़ इंप्लाई प्रेफरेंसेस। वैल्यूज़ आर बिलीव्स हेल्ड बाय पीपल दैट गाइड देम टुवर्ड्स डिजायरेबल बिहेवियर। जैसे देखो आपका ये मानना है
कि हमेशा लाइफ में सच बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपकी ये मान्यता है, बिलीव्स मतलब मान्यता। तो उसके बाद आपकी मान्यता आपको गाइड करेगी डिजायरेबल बिहेवियर को अटेन करने में। जैसे लाइफ में जब भी कोई सिचुएशन आएगी, आप सच ही बोलोगे, आप इस प्रकार से बिहेव करोगे लाइफ में कि आपकी हर कही हुई बात जो है वो आपके अनुसार सच हो। वैल्यूज के बारे में देखो, ऐसा भी कहा जाता है कि ये किसी इंडिविजुअल की जिंदगी में लाइट हाउस की तरह होती हैं। जैसे देखो, एक नेविगेटर मैप की सहायता से ये पता लगाने की कोशिश करता है कि उसे जाना कहाँ है, उसी प्रकार से किसी इंडिविजुअल की वैल्यूज उसे हेल्प करती हैं डिसीजन मेकिंग में, कि लाइफ में कैसे डिसीजंस लेने हैं। किसी पर्सन की वैल्यूज हैं ऑनेस्टी, ट्रूथ, लव, कंपैशन, तो फिर वो उसी प्रकार से बिहेव करेगा, उसी प्रकार से डिसीजंस लेगा। यानी वैल्यूज बिहेवियर को गाइड करती हैं। अब देखो, आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। अगर आपने पीछे के लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए, एथिक्स भी तो बिहेवियर को गाइड करते हैं ना, और हम बात कर रहे हैं वैल्यूज भी बिहेवियर को गाइड करती हैं, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखो है। पहले आप मुझे ये बताइए, एथिक्स की डेफिनेशन क्या है? एथिक्स की सिंपल डेफिनेशन ये है, मोरल स्टैंडर्ड्स जिनको सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है और उसके बेसिस पे ये तय किया जाता है कि ह्यूमन एक्शन राइट है या फिर रोंग है। जबकि वैल्यूज का मतलब क्या है? वैल्यूज मतलब प्रेफरेंसेस। वैल्यूज हमें ये बताती हैं, किसी इंडिविजुअल की वैल्यू हमें ये बताती है कि उस इंडिविजुअल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहला डिफरेंस तो देखो यही है, जहां एथिक्स एक तरफ जनरली एक्सेप्टेड सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स हैं, मतलब ऐसे मोरल प्रिंसिपल्स जिनको सोसाइटी में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेप्ट कर लिया गया है, जबकि वैल्यू दूसरी तरफ ये बताती है किसी इंडिविजुअल के लिए क्या वैल्यूएबल है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो कहने का एसेंस क्या निकला? कहने का एसेंस ये निकला, वैल्यू होती है इंडिविजुअल लेवल पे, जबकि एथिक्स होते हैं बड़े लेवल पे, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे या फिर सोसाइटल लेवल पे। दूसरा डिफरेंस, एथिक्स जहां देखो एक तरफ मोरालिटी से संबंधित क्वेश्चंस को भी एड्रेस करने की कोशिश करता है। जैसे एथिक्स मतलब क्या? जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, जिसके बेसिस पे हम ये पता लगाते हैं कौन सा ह्यूमन एक्शन गलत है या फिर सही है। सही गलत की बात हम करते हैं ना एथिक्स में, लेकिन क्या वैल्यूज में हम सही गलत की बात करते हैं? नहीं करते। अब किसी के लिए पैसा कमाना भी तो एक वैल्यू हो सकती है ना, किसी भी कीमत पर। वो पैसा कमाने के लिए किसी भी कीमत पर जा सकता है, ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम वैल्यू की बात करते हैं, हम सही गलत की बात नहीं करते हैं। वैल्यूज हमें सिर्फ ये बताती हैं कि उस पर्सन के लिए क्या वैल्यूएबल है, क्या इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रेफरेंस क्या है। सही क्या है, गलत क्या है, उसकी हम बात नहीं करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट तो आपको अभी तक समझ में आ ही गया होगा, जो एथिक्स होते हैं सोसाइटी में सबके लिए कॉमन होते हैं, क्योंकि एथिक्स आर जनरली एक्सेप्टेड मोरल प्रिंसिपल्स इन ए सोसाइटी, तो ये तो सबके लिए कॉमन होंगे ना। लेकिन वैल्यूज सबके लिए कॉमन नहीं होती, वैल्यूज वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन। किसी चीज के लिए जस्टिस वैल्यूएबल हो सकता है, कंपैशन वैल्यूएबल हो सकता है, लेकिन कोई दूसरा पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, जो मेटेरियलिस्टिक चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे, उसके लिए ऑनेस्टी, जस्टिस, इन सब चीजों की कोई इंपॉर्टेंस ना हो। नेक्स्ट डिफरेंस, एथिक्स देखो प्रोफेशनल सेटअप में भी आती हैं, जैसे हमने डिस्कस भी किया मीडिया एथिक्स, मेडिकल एथिक्स। लेकिन वैल्यूज जो होती हैं वो पर्सन के पर्सनल एस्पेक्ट से जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट, ये तीसरे पॉइंट से मिलता जुलता है। देखो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एथिक्स होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं। मान लीजिए OnlyIS का ऑफिस है, तो OnlyIS में जो जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं वो सबके लिए कॉमन होंगे ना। हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जो एथिक्स हैं वो वेरी कर सकते हैं। OnlyIS ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स कुछ अलग हो सकते हैं, दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में एथिक्स कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स सबके लिए सेम होंगे। लेकिन
जैसा आपको पता है, क्योंकि हमने अभी तो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, हम वैल्यूज़ तो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। वैल्यूज़ को कंसिस्टेंट होना ज़रूरी नहीं है। किसी इंडिविजुअल के लिए वैल्यू कुछ हो सकती है, दूसरे इंडिविजुअल के लिए वैल्यू कुछ अलग हो सकती है। तो काइंड ऑफ वैसे 5 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, लेकिन आपस में मिलते जुलते पॉइंट हैं। मतलब 1-2 पॉइंट तो ऐसे हैं कि सेम बात को घुमा फिरा के फिर से लिख दिया गया है। तो ये हमने एथिक्स और वैल्यू के बीच में डिफरेंस समझा। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये 5 पॉइंट्स आप याद कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट, वैल्यूज़ लाइफ में हमारी प्रायोरिटीज़ को सेट करती हैं। जैसे आपकी प्रायोरिटी है माता पिता को खुश रखना, पेरेंट्स को खुश रखना, तो आपके जो एक्शंस होंगे वो इसी तरफ केंद्रित होंगे। आप ऐसी चीज़ें करोगे जैसे आपके माता पिता खुश रहें। तो आपकी प्रायोरिटीज़ सेट करती हैं वैल्यूज़। उसके बाद नेक्स्ट, वैल्यूज़ हमें बताती हैं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। सेम एग्जाम्पल जो हमने पहले डिस्कस किया। मान लीजिए आपको मौका मिलता है गलत तरीके से पैसा कमाने का, लेकिन आपकी वैल्यू है ऑनेस्टी, ट्रूथ, तो फिर आप वो चीज़ नहीं करोगे। आप गलत तरीके से पैसा नहीं कमाओगे, बेशक आपको पैसों की जरूरत हो। तो वैल्यूज़ आपको बताती हैं क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है। वैल्यूज़ आपको डिसीजन लेने में सहायता करती हैं। कभी लाइफ में कंफ्यूजन हो, डायलेमा आए, तो फिर आपको आपकी वैल्यूज़ पता है, प्रेफरेंसेस पता है, तो उस समय आप आसानी से उन प्रेफरेंसेस के बेस पर डिसीजन ले सकते हो। वैल्यू से हमें यह पता लगता है कि कोई इंडिविजुअल कैसा है। मान लीजिए ए इंडिविजुअल है, वो इन वैल्यूज़ पे फोकस रखता है, लॉयल्टी, कंसिस्टेंसी, फोर्टिट्यूड, आगे हम डिस्कस भी करेंगे कुछ वैल्यूज़ के बारे में, इंटीग्रिटी। तो हमें पता लग जाएगा कि ये ए इंडिविजुअल जो है वो किस तरह का बंदा है। और मान लीजिए कमिटमेंट, वो वाले लोग होते हैं ना, एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो हमें पता लग जाता है कि ये बंदा किस तरह का है, क्या इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है, क्योंकि उस बंदे के लिए कमिटमेंट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए अगर हमें किसी इंडिविजुअल की वैल्यूज़ के बारे में पता लग जाए तो हमें पता लग जाएगा कि वो किस तरह का इंडिविजुअल है। सबसे लास्ट में, वैल्यूज़ हेल्प अस टू एडजस्ट इन एटमॉस्फेयर। देखो, आप किसी जगह पर जाते हो, आप देखते हो दूसरे लोग कैसे हैं। मान लीजिए आप किसी शादी में जाते हो, या फिर शादी छोड़िए, आप किसी क्लासरूम में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, तो कुछ दिनों तक तो आप देखते हो कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं लाइफ में, उनसे मिलते जुलते लोग कौन से हैं। मतलब ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी वैल्यूज़ आपकी वैल्यूज़ से मिलती जुलती हैं। तो फिर अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं तो आप उनके साथ दोस्ती करते हो। उसी प्रकार से आप उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो। समझ गए? कहीं पर भी आप जाते हो तो आप उन लोगों के साथ में घुल मिल जाते हो आसानी से जिनकी वैल्यूज आपकी वैल्यूज से मिलती जुलती हैं। अब आपको सच बोलना पसंद है, अब आप ऐसे लोगों से तो नहीं दोस्ती करना चाहोगे ना जो बात बात में झूठ बोलते हो। समझ गए? तो एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होने में मदद करती हैं वैल्यूज। इस प्रकार से हमने वैल्यूज की इंपॉर्टेंस के बारे में समझा। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, ये जो वैल्यूज होती हैं ये जन्मजात होती हैं या फिर बाद में इन्हें हम अडॉप्ट करते हैं? मतलब जन्म के साथ ही ये वैल्यूज आती हैं या फिर जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है, कैसी परवरिश मिली है, कैसे दोस्त हैं, कैसे माँ बाप हैं, कैसा स्कूल है, कैसी सोसाइटी है, उस बात पर डिपेंड करता है कि किसी इंडिविजुअल की वैल्यूज कैसी हैं। इसका आंसर देखो ये है, वैल्यूज जन्मजात भी होती हैं, यानी कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर देखो कुछ वैल्यूज जेनेटिक होती हैं बचपन से ही, मतलब उसको ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिला लेकिन फिर भी उसके अंदर ये वैल्यूज हैं। लेकिन इसके साथ साथ वैल्यूज इनकलकेट भी होती हैं, यानी समय के अनुसार किसी भी इंडिविजुअल में कुछ वैल्यूज डाली जा सकती हैं, इनकलकेट की जा सकती हैं। तो समाज में वैल्यूज इनकलकेशन का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि देखो वैल्यूज का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। अगर हम चाहते हैं कि इंडिविजुअल्स को प्रेरित किया जाए कुछ पर्टिकुलर पर्सनैलिटी बनने के लिए, जैसे सरदार भगत सिंह जैसे दूसरे जो फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, हम चाहते हैं ऐसी वैल्यूज हमारे बच्चों में भी होनी चाहिए।
तो हम चाहेंगे कि उन बच्चों में ऐसी वैल्यूज हम इनकलकेट करें, डालें, ताकि वो भी ग्रेट पर्सनैलिटीज की तरह बन सकें, मतलब समाज में जो महान लोग हुए हैं उनकी तरह बन सकें। अगर देखो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है कि वैल्यूज को इनकलकेट करना क्यों जरूरी है, देखो आपको इनकलकेट वर्ड में तो कोई परेशानी नहीं है ना। इनकलकेट वर्ड का हिंदी में मतलब होता है मन में बिठाना, मस्तिष्क में बिठाना। अगर हम बोलें कि किसी पर्सन में हमें ऑनेस्टी को इनकलकेट करना है, तो इसका मतलब यह है कि हम किसी पर्सन में यह डालना चाहते हैं कि ऑनेस्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर्सन को ऐसा बनाना चाहते हैं कि उसके लिए ऑनेस्टी की इंपॉर्टेंस बढ़ जाए। यह मतलब होता है इनकलकेट का। तो अगर यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ लेती है कि वैल्यूज इनकलकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो 5 पॉइंट्स तो देखो आप सीधा सीधा ये लिख दीजिएगा वैल्यूज की इंपॉर्टेंस से संबंधित, कि वैल्यूज लाइफ में प्रायोरिटी सेट करती हैं, वैल्यूज बताती हैं क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो आप ये सब लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिखोगे कि चाइल्ड लेवल पर वैल्यूज को इनकलकेट करना आसान होता है, बाद में मुश्किल हो जाता है। और लास्ट बात आप ये लिखोगे कि पर्टिकुलर पर्सनैलिटी बनने के लिए बच्चों को एनकरेज किया जा सकता है वैल्यूज इनकलकेट करके, मतलब बच्चों को एनकरेज किया जा सकता है पर्टिकुलर पर्सनैलिटी बनने के लिए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।